हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल सोच पर प्रहार में। मैं हूं सनी शर्मा और आज हम एक बहुत अहम मुद्दे पर बात करने वाले हैं। आज हम बात करने वाले हैं कि एक जो क्रिमिनल केस होता है उसकी पूरी प्रोसीडिंग क्या है, यानी कि क्रिमिनल केस किस तरह से कोर्ट के अंदर चलता है। स्टेप बाय स्टेप हम इसको बिल्कुल शुरू से, जहाँ से शुरुआत होती है एफआईआर दर्ज करने से लेकर के जजमेंट तक, पूरा हम इसको समझेंगे, क्या क्या स्टेप्स होते हैं और कैसे कैसे आपको इसको फाइट करना पड़ता है। इसके साथ साथ ये जो वीडियो है ये लॉ स्टूडेंट्स के लिए भी काफ़ी उपयोगी हो सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के विषय को। आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और नोटिफिकेशन आइकन पर क्लिक कर लें, ताकि जब भी मैं ऐसी कोई वीडियो लाऊँ उसकी खबर आपको सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज के मुद्दे को। देखिए, जब क्रिमिनल केस दर्ज होता है तो सबसे पहले इसके लिए एफआईआर दर्ज होती है। अब एफआईआर पर ऑलरेडी मैं 2-3 वीडियो बना चुका हूँ। उसकी जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, अगर गलत एफआईआर दर्ज हो जाती है तो उसका सामना आपको कैसा करना है, उसके लिए आपके पास क्या क्या रेमेडी है, एफआईआर को क्वैश कैसे करवाना है, और इसके अलावा भी मेरे कुछ वीडियोज एफआईआर पर अवेलेबल हैं। अगर आप चाहें तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं उनका लिंक दे रहा हूँ, आप वहाँ जाकर उसकी पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो क्रिमिनल केस में सबसे पहले एफआईआर दर्ज होगी। जब एफआईआर दर्ज होती है तो पुलिस उस एफआईआर के बेस पर तफ्तीश करेगी, यानी कि इन्वेस्टिगेशन करेगी, देखेगी कि उसमें कितनी सच्चाई है, आपसे पूछताछ होगी। इन्वेस्टिगेशन करने के बाद पुलिस जो है चार्जशीट कोर्ट में भेजेगी, या कई मामलों में ये भी हो सकता है कि चार्जशीट ना भेजकर जो है एफआर भेज दे। एफआर फॉल्स रिपोर्ट होती है दोस्तों, इस पर भी मैंने वीडियो बनाई है, आप इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन उस वीडियो से ले सकते हैं। तो पुलिस कोर्ट में चार्जशीट या एफआर में से एक भेज देगी। एफआर में क्या होता है कि आपके खिलाफ मामला नहीं बनता है, एफआईआर झूठी थी, ये मेंशन किया जाता है, और चार्जशीट में आपके खिलाफ पुलिस चार्ज लगा देती है कि इस व्यक्ति पर ये इन धाराओं में मुकदमा बनता है, और कोर्ट में भेज देती है। इसके बाद काम शुरू होता है कोर्ट का। आपके ऊपर केस यानी ट्रायल स्टार्ट हो जाता है। कोर्ट एक समन भेजकर आरोपी को, एक्यूज पर्सन को कोर्ट में बुलाती है। अब कोर्ट में जाने के बाद सबसे पहले आपको सारी नकलें दी जाती हैं, यानी कि जो चार्जशीट है उसकी कॉपी आपको निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती है। इसी तरह से जो एफआईआर है उसकी कॉपी और बाकी के जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी कॉपी आपको निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाती है। अगर आपको ये कॉपीज नहीं मिलती हैं या पूरी नहीं मिलती हैं तो आपके अपने वकील के थ्रू एक एप्लीकेशन सेक्शन 207 सीआरपीसी में लगा सकते हैं, और जो नकलें कम रह गई हैं आप मेंशन कर दीजिए कि नकलें आपको नहीं मिली हैं, तो जो भी कमी होती है कोर्ट के द्वारा वो पूरी करके आपको सारी नकलें निःशुल्क अवेलेबल करवाई जाएंगी। ये नकलें एक्यूज पर्सन को निःशुल्क इसलिए उपलब्ध कराई जाती हैं ताकि जब सज़ा का समय हो, या जब आप अपना डिफेंस दे रहे हो, या फिर जजमेंट के बाद जब आप अपील में जाते हो, तो इन सारी नकलों की आपको ज़रूरत पड़ती है, तो उस स्टेज पे आपको कोई प्रॉब्लम ना आए, इसीलिए सारी नकलें आपको निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती हैं। इसके बाद दोस्तों स्टेज आती है चार्ज फ्रेम करने की, यानी फ्रेमिंग ऑफ चार्ज। अब फ्रेमिंग ऑफ चार्ज में कोर्ट ये देखती है कि आपके ऊपर जो सेक्शन लगाए गए हैं वो सही हैं या नहीं, क्योंकि दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि जो पुलिस है वो चार्जशीट में गलत सेक्शन लगाकर आपको आरोपी बना देती है। तो इस स्टेज में जो है कोर्ट ये देखती है कि आपके ऊपर कौन कौन से सेक्शन बनते हैं, और उन सेक्शन को निर्धारित करती है जिनमें आपने अपराध कमिट किया है। ये स्टेज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और यहाँ पर जो वकील का रोल होता है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि चार्ज पर आपको बहस करनी पड़ती है। आपके जो वकील होते हैं वो इस पर बहस करते हैं कि आपके ऊपर जो सेक्शन लगाए गए हैं वो आप पर नहीं बनते। इसके साथ साथ 227 सीआरपीसी की एक एप्लीकेशन भी आप इसमें लगा सकते हैं, और अगर कोर्ट को लगता है कि वास्तव में ये चार्जेज आपके ऊपर नहीं बनते तो कोर्ट यहीं पर आपको चार्ज से मुक्त कर सकती है और मुकदमा ख़त्म हो जाता है। कई बार ये भी हो सकता है कि मुकदमा तो ख़त्म नहीं हुआ, लेकिन बहस सुनने के बाद कोर्ट को ये लगा कि भाई इस पर ये धारा नहीं बनती, कोई और धारा बनती है, तो उसे कन्वर्ट भी कर सकती है। जैसे एक उदाहरण ले लेते हैं कि किसी पर पुलिस ने 302 आईपीसी यानी मर्डर का सेक्शन लगाकर चार्जशीट कोर्ट में दाखिल करी, लेकिन जब कोर्ट ने उस पर संज्ञान लिया, उसको पता चला कि भाई 302 का मामला नहीं बनता, आपके वकील साहब की बहस सुनी, तो कोर्ट ने इसे कन्वर्ट करके 304A आईपीसी में कन्वर्ट कर दिया। अब कितना फ़र्क पड़ गया देखिए, 302 आईपीसी बहुत बड़ी धारा है, उसमें आपकी जो सज़ा है वो भी ज़्यादा है, और 304A में कम है, तो आपको उसका फ़ायदा मिल गया। कई बार कोर्ट ये भी कर सकती है कि पुलिस ने आपके ऊपर जो सेक्शन लगाए हैं उनको घटा या बढ़ा भी सकती है। इसका भी एक उदाहरण ले लेते हैं। मान लीजिए पुलिस ने चार्जशीट में 379, 380 और 411 आईपीसी के सेक्शन लगाए हुए हैं। अब कोर्ट ने संज्ञान लिया, देखा और बहस सुनी आपके एडवोकेट की, तो उसे लगा कि भाई इस पर
379 और 380 तो बनते हैं, लेकिन 411 नहीं बनता, तो वो आपकी चार्जशीट में से 411 को हटा सकती है। तो देखिए आपको इसमें भी फ़ायदा मिल गया, आपका जो सेक्शन था एक कम हो गया, यानी आपके मुकदमे का जो बर्डन था वो कम हो गया। इसीलिए जो ये चार्ज की स्टेज होती है ये बहुत अहम होती है, बहुत इंपॉर्टेंट होती है। दोस्तों इस चार्ज की स्टेज पर कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आप अपना जुर्म कबूल कर लें। अगर आप इस स्टेज पर जुर्म कबूल करते हो तो कोर्ट अमूमन जो होती है वो पोलाइट रहती है, क्योंकि अभी कोर्ट का समय ख़राब नहीं हुआ होता और कोर्ट आपसे नरमी बरतती है और कई बार आपको कम से कम सज़ा करके छोड़ देती है। लेकिन यह प्रैक्टिकल बात जो है वो ये है कि बड़े अपराधों में ऐसा नहीं किया जा सकता और करना भी नहीं चाहिए। करना भी नहीं चाहिए, कोई अपराधी ऐसा नहीं करता कि वो कबूल कर ले। लेकिन जो छोटे अपराध होते हैं जिसमें कुछ फ़ाइन होना है खाली, इस तरह के अपराधों को लंबा खींचने से ज़्यादा अच्छा है कि वहाँ पर अगर आप उसे कबूल कर लेते हैं तो कोर्ट कुछ फ़ाइन करके आपको वहीं पे छोड़ सकती है, आप मुकदमे से बच जाते हैं। इसके बाद दोस्तों जो नेक्स्ट स्टेज आती है वो होती है एविडेंस की। तो एविडेंस में सबसे पहले जो मौका मिलता है वो प्रोसिक्यूशन को मिलता है, यानी सरकारी वकील को मिलता है अपने गवाह पेश करने के लिए। चार्जशीट के साथ विटनेस की लिस्ट होती है, उसी के आधार पर विटनेस को बुलाया जाता है। सबसे पहले विक्टिम की गवाही होती है, विक्टिम को बुलाया जाता है, यानी पीड़ित जिस पे अपराध हुआ है उसकी गवाही होती है। उसके बाद जब सरकारी वकील विक्टिम की गवाही ले लेता है तो जो आपके वकील साहब होते हैं वो उससे क्रॉस करते हैं। यहाँ भी वकील की भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि जो वकील का टैलेंट है वो यहीं पर निकल के आता है कि वो उस गवाह से क्या क्या चीज़ें ऐसी निकलवा सकता है जो कि आपके काम आए। इसके बाद दोस्तों फिर जो गवाही होती है वो होती है बाकी लोगों की, पब्लिक विटनेस जिन्हें कहते हैं, जैसे कि आपका डॉक्टर हो गए, आपके एक्सपर्ट्स हो गए, लैब वाले हो गए और आपके आई विटनेसेस हो गए, या फिर जो है और पुलिस के गवाह हो गए, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हो गए। इन सबको एक एक करके जो भी इनके पास लिस्ट होती है उसके हिसाब से एक एक करके इनको बुलाया जाता है और आपके वकील साथ साथ इनका सबका क्रॉस करते हैं। कई बार गवाही की स्टेज पे ऐसा भी होता है कि जो सरकारी वकील होता है वो जिस गवाह को बुला के लाता है गवाही देने के लिए वो अपनी गवाही से पलट जाता है, तो ऐसे विटनेस को हॉस्टाइल विटनेस कहा जाता है। अब ऐसे केस में जो उसका क्रॉस होता है वो सरकारी वकील ही करेगा, ये साबित करने के लिए कि वो जो पलटा है उसने ऐसा इसलिए किया है ताकि वो इसका जो लाभ है वो आरोपी को देना चाहता है। इसके साथ साथ अगर कोर्ट को इस स्टेज पर भी ये एहसास होता है कि जो मुकदमा है गलत चलाया जा रहा है, कोई ऐसी बात आ जाए सामने एविडेंस के केस में भी, तो वो वहाँ पे भी ट्रायल को ख़त्म कर सकती है और आपको मुक्त किया जा सकता है। इसके बाद स्टेज आती है स्टेटमेंट ऑफ एक्यूज्ड की। स्टेटमेंट ऑफ एक्यूज्ड में कोर्ट जो आरोपी है उससे कई सारे प्रश्न पूछती है, जिनमें से मेन होता है वही होता है कि क्या आपने ये अपराध किया है। अगर आरोपी इसका उत्तर देता है कि हाँ किया है तो ट्रायल वहीं ख़त्म हो जाता है, कोर्ट जो भी फैसला सुनाएगी वहीं पे सुना सकती है उसी स्टेज पर। लेकिन जनरली जो आरोपी होते हैं मना करते हैं कि नहीं हमने अपराध नहीं किया है। और एक क्वेश्चन साथ में कोर्ट ये पूछती है कि क्या आप डिफेंस देना चाहते हैं, अपने बचाव में कुछ कहना चाहते हैं या कुछ किसी को पेश करना चाहते हैं। तो अगर यहाँ पे आरोपी कहता है कि हाँ, तो अगली स्टेज जनरेट होती है डिफेंस एविडेंस की। अब जो आरोपी है वो अपनी तरफ से जिस भी गवाह को पेश करना चाहता है पेश कर सकता है, किसी डॉक्यूमेंट को या किसी और सबूत को पेश करना चाहता है उसे भी पेश कर सकता है। अब जिस भी गवाह को आरोपी पेश करेगा उसकी गवाही के बाद जो है उसका क्रॉस सरकारी वकील द्वारा किया जाएगा। तो ये डिफेंस एविडेंस की स्टेज होती है। इसके बाद दोस्तों आता है फाइनल आर्ग्यूमेंट, लेकिन उससे पहले एक प्रावधान किया गया है 437A ऑफ CRPC में कि जजमेंट से पहले जो है एक बेल बॉन्ड भर के आरोपी को देने होंगे, जिसमें कम से कम 2 जमानतियों के कागज लगे होने चाहिए। इसके बाद दोस्तों जो स्टेज आती है वो होती है फाइनल आर्ग्यूमेंट की। फाइनल आर्ग्यूमेंट सरकारी वकील और आपने जिस भी वकील को नियुक्त किया है उन दोनों के बीच होता है। वो सारे फैक्ट्स के बेस पे आर्ग्यूमेंट्स करते हैं और इसके बाद आखिरी स्टेज होती है जजमेंट की। कोर्ट फाइनल आर्ग्यूमेंट्स को सुनता है, दोनों वकीलों को सुनता है, सारे डॉक्यूमेंट्स का अच्छे से निरीक्षण करता है, सारे प्रॉन्स कॉन्स को देखते हुए कोर्ट इस बात पे पहुंचता है कि उसे क्या डिसीजन देना है और फिर एक तारीख नियुक्त करता है कि इस तारीख को डिसीजन सुनाया जाएगा। दोस्तों ये ध्यान रखने की बात यह है कि कोर्ट डिसीजन देते हुए खाली ये नहीं कहता कि आपको इतनी सज़ा दी जाती है या इतना फ़ाइन दिया जाता है, बल्कि वो इसका डिटेल डिसीजन देता है, डिटेल जजमेंट करता है, जिसमें उन सारे आधारों को बताया जाता है कि वो कौन कौन से आधार हैं जिसके आधार पर आपको दोषी साबित किया जाता है या दोषमुक्त किया जाता है, जैसी भी स्थिति हो उन सारे आधारों को बताया जाता है, डिटेल ऑर्डर किया जाता है। अगर आरोपी को सज़ा होती है तो उस केस में उस जजमेंट की एक फ्री कॉपी
एक मुफ्त कॉपी जो है उसको दी जाती है, ताकि वो अगर अपील में जाना चाहता है या किसी और कार्यवाही में जाना चाहता है तो वो जा सकता है। दोस्तों इसके बाद मैं अपील पर भी वीडियो लेके आऊँगा, जिसमें डिटेल में मैं अपील की पूरी प्रोसीजर आपको बताऊँगा। तो फ्रेंड्स ये था क्रिमिनल प्रोसीजर, पूरा FIR से लेकर जजमेंट तक क्या होता है, कैसे होता है, स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको बताया। और मेरी कोशिश हमेशा ये रहती है कि मैं जो भी बताऊं बहुत साधारण सिंपल शब्दों में बताऊं, उसमें लीगल शब्दों और टेक्निकल शब्दों का प्रयोग कम से कम करूं। मेरी पूरी कोशिश रहती है कि हर किसी के जो भी इसको देख रहा है उसको कोई कन्फ्यूजन ना रह जाए। बाकी अगर किसी और विषय पे आप मुझसे कोई वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दीजिए और आगे शेयर कर दीजिए।